तनहा बैठ कर ना देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। जय हिंद दोस्तों। अगर आप माँ बाप के सपने और अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको दोबारा अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था का पूरा निचोड़ वीडियो लेकर आया हूँ साथियों। ये मेरे कई दिन का मेहनत है साथियों। इसके अलावा इसमें प्रीवियस ईयर में आपके पेट परीक्षा और लेखपाल में जितने भी प्रश्न आए हैं उसको भी समाहित किया हूँ। तो एक बार पूरा वीडियो देख लो, जब एग्जाम देकर आओगे तो मिला लेना साथियों, एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। आपके पेट परीक्षा के सिलेबस के अनुसार सेम टू सेम बनाया गया है, एक भी फालतू की चीज़ नहीं डाली गई है, पूरा सिलेबस के अनुसार वीडियो बनाया गया है। 100% गारंटी है, जब आप पेपर देकर आएंगे तो साथियों खुशी से झूम कर कहेंगे वाह क्या क्लास थी, क्या वीडियो थी। बस वीडियो पूरा देखना और पेन और कॉपी लेकर बैठना साथियों, ताकि जो आपको याद ना हो, कठिन लगे, उसको नोट कर लेना अथवा क्लास 2 बार देखना जरूर। बस अपना जुनून बनाए रखना और पूरा क्लास जरूर देखना। मैं भी अपनी जुनून से पूरा क्लास साथियों आज खत्म करके ही जाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना। तो साथियों हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो साथियों अर्थव्यवस्था होता क्या है, चलिए पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था साथियों अर्थशास्त्र शब्द से बना है और अर्थशास्त्र साथियों संस्कृत भाषा का शब्द है। अर्थ का मतलब होता है साथियों धन और शास्त्र का मतलब होता है साथियों क्रमबद्ध अध्ययन, अर्थात धन का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही साथियों अर्थशास्त्र है। और इसी से साथियों अर्थव्यवस्था बनी है, यानी कि धन की व्यवस्था, यानी कि धन का लेन देन कैसे करना है, कितना धन आ रहा है, कितना जा रहा है, इन सभी का जो लेखा जोखा होता है, क्रमबद्ध अध्ययन होता है, वही साथियों अर्थव्यवस्था कहलाती है। आगे साथियों पूछा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थव्यवस्था के पिता के रूप में किसको जाना जाता है। तो इनका नाम है साथियों एडम स्मिथ और ये स्कॉटलैंड के थे। और इनकी एक पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको इन्होंने 1776 ईस्वी में प्रकाशित किया था। और सर्वप्रथम इन्होंने ही, यानी किसने, एडम स्मिथ ने ही, जो स्कॉटलैंड के थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया और उसको जो है क्रमबद्ध रूप से अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में प्रकाशित किया। और कब किया था, 1776 ईस्वी में। तो इसको जरूर याद करिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अर्थव्यवस्था की परिभाषा। अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है, किसी देश में होने वाले लेन देन, उत्पाद विनिमय, अदला बदली जो करते हैं वह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कहलाती है। वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये रही साथियों अर्थव्यवस्था की परिभाषा। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था साथियों 3 प्रकार से इसको विभाजित किया गया है अर्थव्यवस्था को। एक तो आपका नियंत्रण के आधार पर विभाजित किया गया है, दूसरा विकास के आधार पर विभाजित किया गया है, तीसरा आपका वैश्विक संबंध के आधार पर विभाजित किया गया है। अब देखिए साथियों नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पूंजीवादी अथवा उदारवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा है समाजवादी व्यवस्था। ये पूंजीवादी और उदारवादी जो अर्थव्यवस्था है ये नियंत्रण के आधार पर बांटी गई है। ठीक है, पहला आपका पूंजीवादी अथवा उदारवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर साथियों अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की बांटी गई है, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, तीसरा है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। वैश्विक संबंध के आधार पर साथियों 2 प्रकार से अर्थव्यवस्था को बांटा गया है, एक खुली अर्थव्यवस्था, दूसरी बंद अर्थव्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नियंत्रण के आधार पर आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसको देखते हैं। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था में पहला हमारा प्रकार है पूंजीवादी अथवा उदारवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अथवा उदारवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। ठीक है, हस्तक्षेप क्षेत्र सरकार द्वारा, यानी कि इसमें साथियों सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है, सरकार से दूर यह क्षेत्र होता है, यानी कि फ्री होता है सरकार से। निजी अधिकार, इसमें लोगों के निजी अधिकार होते हैं और उनका साथियों मेन लक्ष्य क्या होता है, लाभ कमाना। ये साथियों आपका पेट परीक्षा में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, कि पूंजीवादी यानी कि उदारवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, लाभ कमाना। ठीक है, ये आपका पेट में आ चुका है। देखिए यहाँ मैंने
लिख भी दिया है। ये अर्थव्यवस्था साथियों हायर एंड फायर के तर्ज पर चलाई जाती है, मतलब नियुक्ति और निकालना, ठीक है। हायर मतलब नियुक्ति करना और फायर मतलब उनको निकाल देना, यानी कि जब आवश्यकता है कर्मचारियों की तो उनकी नियुक्ति कर ली जाती है और कार्य पूरा होने पर उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ये ऐसी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अथवा उदारवादी अर्थव्यवस्था साथियों कहाँ पर पाई जाती है? अमेरिका जैसे देशों में पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? ये अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में आई, यानी कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है ये साथियों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सीधा उल्टा होता है। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सब का फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है, ठीक है। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सब का फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। हस्तक्षेप होता है सरकार का इसमें, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था में सरकार का पूर्णतः हस्तक्षेप होता है और सभी जो जितने भी क्षेत्र होते हैं सब पर सरकारी नियंत्रण होता है, यानी कि सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था साथियों जन कल्याण के उद्देश्य के लिए मुख्यतः होती हैं और ऐसी अर्थव्यवस्था साथियों कहाँ पर पाई जाती है? रूस जैसे देश में पाई जाती है। कहाँ पर? रूस जैसे देश में पाई जाती हैं। आगे हम देखेंगे हमारे देश में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक देखते हैं साथियों तीसरा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है आइए देखते हैं इसको। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का साथियों सम्मिलित रूप होता है, मिला रूप होता है और यह साथियों पीपीपी मॉडल पर कार्य करता है, यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। अभी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड न्यूज आया था, उसमें भी सीधा लिखा गया था कि आगे जो सरकारी शिक्षक भर्ती होगी उसमें साथियों पीपीपी मॉडल पर जो है भर्तियां होंगी और स्कूल जो सरकारी होंगे उनको पीपीपी मॉडल पर चलाया जाएगा और उसका फुल फॉर्म सीधा होता है साथियों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि इसमें सरकार और प्राइवेट दोनों सेक्टर जो है मिलकर कार्य करते हैं। आगे देखते हैं, यह समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिला जुला रूप होता है। कौन सा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। जब साथियों द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो कई ऐसे देश थे जिन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं अपना देश भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, यानी कि भारत हो गया अपना देश, इसने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुना और मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन देशों में साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। आगे हम देखते हैं विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटा गया है, उसके प्रकार को देखते हैं। पहला है विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था का क्या होता है साथियों? इसमें तृतीयक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। आगे अभी हम पढ़ेंगे आपका जो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो वहाँ पर हम समझेंगे कि तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। आप यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है उसमें तृतीयक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि सेवा क्षेत्र का, ठीक है। सर्विस सेक्टर की प्राथमिकता होती है इसमें, ठीक है। इंडस्ट्री सेक्टर यानी कि औद्योगिक क्षेत्र इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साइंस एंड टेक की महत्व अधिक होती है, यानी कि जो आपका विकसित अर्थव्यवस्था होती है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की महत्व अधिक होती है। जीवन स्तर उच्च होगा, जहाँ पर विकसित अर्थव्यवस्था होगी वहाँ का जो जीवन स्तर होगा वो उच्च होगा। जनसंख्या वहाँ साथियों कम होगी। अगर साथियों ऐसी अर्थव्यवस्था है तो वहाँ पर जो जनसंख्या होगी वो कम होती है। एग्जाम्पल के लिए आपका अमेरिका जो है साथियों यहाँ पर विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। चलिए अगली अर्थव्यवस्था देखते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है साथियों? आइए देखते हैं। इसमें साथियों प्राथमिक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि से संबंधित क्षेत्र, मत्स्य पालन, ठीक है, कुक्कुट पालन, ये सभी जितने भी क्षेत्र होते हैं कृषि से संबंधित वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और जो विकासशील अर्थव्यवस्था होती है यानी कि विकास की तरफ अग्रसित होते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है। औद्योगिक क्षेत्र का लगातार विकास होता है। इसमें जीवन स्तर निम्न होता है। जो विकासशील अर्थव्यवस्था होगी उसमें जीवन स्तर निम्न होगा, जनसंख्या
अधिक होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपना देश भारत है, यहाँ पर साथियों जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, विश्व में दूसरे स्थान पर है वर्तमान में, कुछ दिनों में चीन को पीछे छोड़ देगा। और जो जीवन स्तर है साथियों यहाँ अपने देश का, वो अभी लो क्वालिटी का ही है। ठीक है, और औद्योगिक क्षेत्र का लगातार यहाँ विकास हो रहा है, और अपने यहाँ जो कृषि क्षेत्र है वो सर्वाधिक है, आप जानते हैं। तो इस प्रकार विकासशील अर्थव्यवस्था भारत जैसे देश में पाई जाती है। अगला है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर साथियों भूखमरी होगी, यानी कि लोग खाने को तरस रहे होंगे ऐसी अर्थव्यवस्था में। और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक होगा, यानी कि प्राकृतिक क्षेत्र का योगदान अधिक होगा खाने पीने में। औद्योगिक क्षेत्र व सेवा क्षेत्र का ना बराबर योगदान होगा, मतलब वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीयक क्षेत्र जो होता है वो ना के बराबर होगा। ऐसी अर्थव्यवस्था साथियों अफ्रीकन देशों में पाई जाती है। अफ्रीकन देशों में जो चाड देश है, एक देश चाड है, वहाँ पर ऐसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगला है हमारा वैश्विक संबंध के आधार पर। वैश्विक संबंध के आधार पर साथियों पहला है हमारा खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, कभी कभी ये प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाते हैं ऑप्शन में। ठीक है, तो खुली अर्थव्यवस्था क्या है साथियों? जब एक देश दूसरे देश से आयात निर्यात करते हैं, ठीक है, तो खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात होता है, यानी कि सामान का लेन देन होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। आज सभी देश में साथियों खुली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है साथियों? दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात उसी देश की सीमा के अंदर हो। ठीक है, मतलब कोई देश हो, जैसे अपना देश भारत है, 1947 से 1990 तक भारत में अधिकतर ऐसी ही अर्थव्यवस्था पाई जाती थी, यानी कि अपने देश के ही अंतर्गत आयात निर्यात होता था, बाहर किसी देश में नहीं होता था। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अभी हमने ऊपर बताया कि आगे हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र साथियों मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है साथियों? आइए देखते हैं। अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र पूर्णतः व प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब यानी कि जो हम देख सकें। ठीक है, तो यह क्षेत्र साथियों पूर्णतः और प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर होता है? कृषि पर निर्भर होता है। जैसे इसमें मुख्यतः कौन कौन से क्षेत्र होते हैं प्राथमिक क्षेत्र में? आपका कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया, खनन और उत्खनन हो गया, और मत्स्य पालन हो गया। ये सभी क्षेत्र साथियों जो होंगे वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। मत्स्य पालन, वानिकी, पशुपालन, कृषि, ये सभी। ठीक है, खनन और उत्खनन यानी कि जो प्रकृति से सीधा जुड़ा हुआ है वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। खनन और उत्खनन क्षेत्र में संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए सांकेतिक किया जाता है। ठीक है, तो साथियों रेड कॉलर जॉब किससे संबंधित है? खनन और उत्खनन से संबंधित है। अगर साथियों 1950-51 में हम भारत का ये एक ग्राफ देखें साथियों, ठीक है, इसको हम प्रदर्शित करें परसेंटेज के रूप में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को, तो साथियों आपका जो प्राथमिक क्षेत्र था वो साथियों 55% था। ठीक है, और जो साथियों आपका द्वितीयक क्षेत्र था वो केवल 15% था, और तृतीयक क्षेत्र 30% था। ठीक है इसमें। और चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, द्वितीयक क्षेत्र देखते हैं क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। द्वितीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में सीधा सीधा साथियों प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त जो कच्चे माल होते हैं उसका उपयोग करके निर्माण जो सामान किया जाता है, ठीक है, सामान का निर्माण किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है, तो वो द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे आपका गेहूं से बिस्कुट बनाना, ठीक है, बिस्किट बनाना और मकान बनाना, घर बनाना, ये सभी, तो आपका जो साथियों निर्माण और विनिर्माण आएगा ये साथियों आपका द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। ठीक है, विद्युत यानी कि बिजली, जो घर घर आप जिससे बल्ब जलता है हमारे घर में, वो साथियों, ठीक है, वो तो मानव ने ही बनाया है। किससे बनाया है? प्रकृति से बनाया है। तो आपका तो विद्युत होगा, और जो गैस होगा साथियों, और जलापूर्ति, ये सभी चीज़ें आपका द्वितीयक क्षेत्र में आएंगी। इसके अलावा जन उपयोगी सेवाएं, ये सभी जो है आपका द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं। इसमें लगे कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो अगर प्रश्न आता है कि व्हाइट कॉलर जॉब, ठीक है, व्हाइट कॉलर जॉब किससे संबंधित है? द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगर साथियों 2019-20 में हम भारत का ये आंकड़ा देखें तो साथियों आपका जो प्राथमिक क्षेत्र है वो सिमट कर कितना रह गया? 20% रह गया।
और द्वितीयक क्षेत्र साथियों आपका 26% था, और तृतीयक क्षेत्र साथियों कितना परसेंट आ गया, 54%। ठीक है, 2019-20 का ये आंकड़ा है। चलिए आगे देखते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है साथियों, इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यानी तृतीयक क्षेत्र को और किस नाम से जानते हैं, सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसमें साथियों व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण संबंधी सभी चीज़ें किस में आती हैं, तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। यानी व्यापार संबंधी होटल जितने भी आपके हैं, परिवहन मतलब गाड़ी घोड़े जो आपके चलते हैं, ठीक है, आपका भंडारण, ठीक है, संचार यानी कि जैसे टीवी में संचार व्यवस्था है, ठीक है, मोबाइल मिनट व्यवस्था है, ठीक है, प्रसारण यानी कि टीवी में आप जो चैनल्स देखते हैं, न्यूज़ प्रसारण, ऑनलाइन प्रसारण, ये सभी किस में आएंगे साथियों, ये तृतीयक क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, और क्या आपका अचल संपत्ति जो होगा आपका, ठीक है, वो तृतीयक क्षेत्र में आएगा। व्यावसायिक सेवाएं आपकी तृतीयक क्षेत्र में आएंगी। लोक प्रशासन और जो रक्षा क्षेत्र होगा ये सभी तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। आगे साथियों देखिए, तृतीयक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। यानी कि साथियों अगर हम ये ग्राफ देखें, अगर हम ये आंकड़ा देखें तो वर्तमान समय में साथियों जो तृतीयक क्षेत्र है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक भूमिका निभा रहा है। ठीक है, कितना, लगभग 55% साथियों तृतीयक क्षेत्र है, और फर्स्ट यानी कि प्राथमिक क्षेत्र जो है 18% है, और द्वितीयक क्षेत्र 27% है। ये 2020-21 का आंकड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके सिलेबस के अनुसार। तो साथियों बोर मत होइएगा, क्योंकि साथियों जो दवा कड़वी लगती है साथियों वास्तव में आराम यानी कि आपके शरीर में आराम का कार्य भी वही कराती है। ठीक है, तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो साथियों जो जुनून आपके अंदर है पेट परीक्षा के लिए उसको बनाए रखो और पूरी क्लास देख कर जाना साथियों। और जब पेपर आप देकर आएंगे तो आप खुद आकर मिलाएंगे और देखेंगे कि पेपर का धुआं धुआं उड़ेगा जो अर्थव्यवस्था की क्लास मैंने दी है उससे। आगे साथियों आपके सिलेबस में है योजना आयोग। योजना आयोग तो अब रहा नहीं, अब आपका क्या है, नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, लेकिन आपके सिलेबस में योजना आयोग ही मेंशन है। तो पहले हम योजना आयोग के बारे में देखेंगे और फिर नीति आयोग के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम साथियों भारत में आर्थिक नियोजन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले 1934 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है, में जो है इन्होंने इंडिया के इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा किया कि कैसे अंग्रेज जो है भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ रहे हैं, उसकी कमर को तोड़ रहे हैं और यहाँ का सारा धन जो है ब्रिटेन में ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने किसने, एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में जो है इस चीज़ का मेंशन किया। तो याद कर लीजिए साथियों, एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक कौन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और एम विश्वेश्वरैया कौन थे, एक साथियों इंजीनियर थे, और इन्हीं के जन्म दिवस पर साथियों भारतीय इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इसको भी आप याद कर लीजिए। इसके बाद साथियों 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, एनपीसी का गठन किया, नेशनल प्लानिंग कमेटी। ठीक है, एनपीसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल प्लानिंग कमेटी। इसके द्वारा साथियों भारत में अर्थव्यवस्था पर चर्चा किया गया और जो है नए नए प्लान को आगे लाने के लिए इसमें चर्चा किया गया। तो एनपीसी का गठन किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में किया। आगे साथियों 1944 ईस्वी में बॉम्बे प्लान आया। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बॉम्बे प्लान कब आया था, 1944 ईस्वी में आया था। मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने साथियों यह प्लान मिलकर बनाया था, बॉम्बे प्लान। इसके लिए इसमें साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जाए इस पर लोगों ने चर्चा किया और एक मुहिम चलाई। ठीक है, तो बॉम्बे प्लान आपका 1944 में आया था। इसके बाद 1944 ईस्वी में ही गांधीवादी प्लान आया। गांधीवादी प्लान आया, न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति करना, और ये प्लान साथियों 10 वर्षों हेतु आया था। ठीक है, गांधीवादी प्लान 1944 ईस्वी में ही आया था, जिस वर्ष बॉम्बे प्लान आया था। ठीक है, इसमें साथियों न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करना मुख्य लक्ष्य बनाया गया। इसके बाद 1945 ईस्वी में एम एन राय, ठीक है, पीपुल्स प्लान लेकर आते हैं। क्या, पीपल्स प्लान लेकर आते हैं, आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति। यानी कि एक व्यक्ति की जो आधारभूत आवश्यकता है
उसको पूरा करने के लिए पीपल्स प्लान लेकर आते हैं कौन? एम.एन. राय। तो पीपल्स प्लान कौन लेकर आए थे? एम.एन. राय लेकर आए थे 1945 ईस्वी में। इसके बाद साथियों 5 वर्ष बाद 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण आते हैं और ये एक प्लान लेकर आते हैं सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान में साथियों ये जिक्र किया गया कि समग्र विकास पर बात किया गया, ठीक है, यानी कि समस्त क्षेत्र में विकास करने की बात की गई। आगे साथियों बढ़ते हैं और देखते हैं योजना आयोग का गठन होता है साथियों, कब होता है? इसके बाद योजना आयोग का गठन साथियों 15 मार्च 1950 को होता है। कब? 15 मार्च 1950 का होता है। योजना आयोग का जो साथियों अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, पीएम। और जब योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग के अध्यक्ष तब ठीक कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के जो साथियों प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। पूर्वकालिक सदस्य कितने थे? 7 थे। और ये साथियों एक गैर संवैधानिक संस्था होती है कौन? योजना आयोग। इसका सीधा मतलब हुआ साथियों कि इसका साथियों संविधान में कोई वर्णन नहीं है, ठीक है, यह संविधान में नहीं बताया गया है योजना आयोग के बारे में। इसको साथियों अलग से बनाया गया था केवल, ठीक है। और ये साथियों क्या होती है? एक सलाहकारी, ठीक है, निकाय होती है, सलाहकारी निकाय होती है, सलाहकारी संस्था होती है जो केवल सलाह देने का कार्य करती है। ये साथियों वित्त का बंटवारा करती है केंद्र व राज्य के बीच। जो योजना आयोग होती है वो साथियों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्त का बंटवारा करती है। आगे देखते हैं साथियों नीति आयोग, ठीक है। योजना आयोग का नाम बदलकर आप क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। तो इसका साथियों योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब किया गया? इसका नामकरण किया गया साथियों 1 जनवरी 2015 को। मोदी सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को साथियों योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। नीति मतलब NITI, नीति मतलब होता है साथियों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए, हो सकता है आपकी परीक्षा में आ जाए यही। नीति NITI, नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग के साथियों सदस्य कौन कौन होते हैं? पीएम होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। सभी राज्यों के सीएम होते हैं, जितने भी राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री होते हैं सदस्य। और यूटी के उपराज्यपाल, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उसके उपराज्यपाल, ये सभी नीति आयोग के जो है सदस्य होते हैं। वर्तमान में साथियों नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। इसको याद कर लीजिए, करंट के रूप में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में साथियों नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। और CEO कौन है? नीति आयोग के CEO हैं साथियों श्री परमेश्वरन अय्यर। श्री परमेश्वरन अय्यर जो है वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं, ठीक है। आगे साथियों है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का साथियों गठन जो हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था, ठीक है। 6 अगस्त 1952 को हुआ था, ठीक है। NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, डेवलपमेंट मतलब विकास, काउंसिल मतलब परिषद, इसी को शॉर्ट में NDC कहते हैं, ठीक है। और NDC का गठन साथियों 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसके 2 अध्यक्ष होते हैं साथियों, कौन होते हैं? PM होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। योजना को अंतिम रूप देना, ठीक है, पिछड़े क्षेत्रों को संसाधन उपलब्ध कराना, ठीक है, इसका कार्य होता है किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद का। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे है हमारा पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं पर साथियों जितने भी स्टार बनाए जाएं उतने कम है, क्योंकि आपकी पेट परीक्षा में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न साथियों 100% आने वाले हैं। तो साथियों ध्यान से देखिएगा पंचवर्षीय योजनाओं को, ठीक है, और मन लगाकर पूरा वीडियो जरूर देखकर जाइएगा साथियों। बहाने वे ही बनाते हैं जो अपने सपने को शिद्दत से नहीं चाहते। तो साथियों दिल लगाकर बैठ जाइए और माँ बाप के सपने और अपने सपने को हकीकत में बदलने का समय आ गया है। पंचवर्षीय योजनाएं अर्थात 5 ईयर प्लान, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया साथियों? सोवियत संघ रूस से, USSR, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं को कहाँ से लिया गया था? सोवियत संघ रूस से लिया गया था। चलिए साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना को देखते हैं।
प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक चला। ठीक है, प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 1951 को और कब तक चला? 1956 को। जो भारत में वित्तीय वर्ष होता है साथियों, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो ये 1 अप्रैल को लॉन्च हुआ और 31 मार्च 1956 तक चला, 5 वर्ष तक। ठीक है, अगर पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल साथियों ये सैकड़ों बार सभी परीक्षाओं में आ चुका है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखिए तो वहाँ पर ये मॉडल जरूर पूछा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल। ठीक है, तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल है वो है आपका हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, इसको आप जरूर याद कर लीजिए। इसमें साथियों कई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की गई, क्योंकि इसमें साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को अधिक महत्व दिया गया था। इसलिए साथियों कृषि कब अच्छा होगा? जब सिंचाई परियोजनाएं अच्छी होंगी। तो इसके लिए साथियों पहला आपका बड़ी सिंचाई परियोजना में आपका भाखड़ा नांगल परियोजना को लागू किया गया, बनाया गया। अगला है दामोदर घाटी परियोजना लाया गया और ब्यास परियोजना लाया गया। ये 3 प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इस योजना में कृषि को अधिक महत्व दिया गया। इसमें सकल राष्ट्रीय आय 18% की वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में 13% की कुल वृद्धि हुई। ठीक है, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सकल राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में 13% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स थे आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना के। आगे है हमारा साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ साथियों 1 अप्रैल 1956 से हुआ और समाप्ति साथियों 31 मार्च 1961 को। ठीक है, जैसे ही प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई वैसे ही दूसरी पंचवर्षीय योजना चालू हुई। ठीक है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है साथियों? पीसी महालनोबिस मॉडल। ठीक है, क्या है? पीसी महालनोबिस मॉडल। इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, पहला आपका था साथियों हेराल्ड डोमर मॉडल पर और दूसरा है आपका पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया और समाजवाद की स्थापना की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा दिया गया। अब कृषि को बढ़ावा दे दिया गया तो द्वितीय में क्या किया गया? भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। इसके लिए साथियों 3 लौह संयंत्रों को स्थापित किया गया। राउरकेला लौह संयंत्र उड़ीसा में, भिलाई लौह संयंत्र छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर लौह संयंत्र पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जाता है कि ये संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए, तो याद कर लीजिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसके अलावा चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री की स्थापना की गई। इसके अलावा साथियों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में स्थापित की गई, जो वर्तमान में साथियों वंदे भारत ट्रेनों के लिए कोच का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साथियों तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, सभी पंचवर्षीय योजनाएं आपके लिए खास हैं तो याद कर लीजिए। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है, इसका सन भी आप याद करते रहिए, 1951 से 1956 तक। दूसरी आपकी साथियों 1956 से 1961 तक। और अब तृतीय आपकी साथियों 1961 से 1966 तक चलेगी। तो ये सीक्वेंस है आपका याद करने का, 51 से 56, फिर 56 से 61 और 61 से 66, 5 वर्ष। ठीक है, तो चलिए देखते हैं साथियों तृतीय पंचवर्षीय योजनाएं। इसका प्रारंभ साथियों 1 अप्रैल 1961 से हुआ और समाप्ति 1966 में हुआ। ठीक है, इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। अब साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना साथियों उस तरह से उन्नत नहीं कर पाई, तो इसमें साथियों पुनः कृषि पर ध्यान दिया गया और कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इसमें साथियों बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री जो झारखंड में बोकारो में है, ये साथियों पूर्व सोवियत संघ की सहायता से 1964 में स्थापित की गई थी। ठीक है, 1964 का समय कौन था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का था और पूर्व सोवियत संघ की सहायता से ये साथियों बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को जो है स्थापित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य साथियों अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था, यानी कि भारत को अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनाना था। इस योजना की असफलता के कारण साथियों 3 प्रमुख कारण थे। ये साथियों योजना असफल रही, पूर्णतः सबसे असफल योजना यही रही थी। ठीक है, इसके कुछ प्रमुख कारण भी थे असफलता के। जैसे पहला है आपका भारत
भारत चीन युद्ध। इसी समय साथियों भारत चीन युद्ध हुआ था। इससे साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी क्षति हुआ। इसके अलावा इसी समय भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था और साथियों इसी समय आपका अकाल और सूखा भी पड़ा था। तो ये 3 प्रमुख कारण थे तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साथियों। इसके बाद साथियों योजना अवकाश आ जाता है। क्योंकि साथियों ऐसी स्थिति में भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और अकाल पड़ने के बाद जो है पंचवर्षीय योजना एकदम बेकार चली गई। तो इसके कारण साथियों पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करके एक वर्ष की 3 योजनाएं लाई गई। ठीक है, इसी को योजना अवकाश कहते हैं। ठीक है, तो ये साथियों 3 वर्ष तक चली एक वर्ष की योजनाएं। कब तक चली? 1 अप्रैल 1966 से 67 तक, 1 अप्रैल 1967 से 68 तक, 1 अप्रैल 1968 से 69 तक। देखिए सन कैसे याद करेंगे हम। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, दूसरा आपका आता है 1956 से 1961 तक और तीसरा आपका आता है 1961 से 1966 तक। ठीक है, देखिए यहाँ ख़त्म हुआ फिर वहीं से शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ वहीं से शुरू हुआ। अब 66 से साथियों देखिए 66 से 67 आपका चला, फिर 67 से 68 चला, 68 से 69 चला, यानी कि एक वर्ष की 3 योजनाएं चली। ठीक है, और इन्हीं एक वर्षीय योजनाओं को साथियों हरित क्रांति कहा जाता है। क्योंकि साथियों इसमें जो गेहूं का विकास हुआ, धान का विकास का उत्पादन हुआ, वो साथियों बहुत ज़्यादा मात्रा में परिवर्तित हो गया। ठीक है, इसमें साथियों कृषि व उद्योग क्षेत्रों को लगभग समान प्राथमिकता दी गई थी एक वर्षीय योजनाओं में। आगे हमारा साथियों आता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका प्रारंभ साथियों 1 अप्रैल 1969 से हुआ और 31 मार्च 1974 तक चला। ठीक है, इसका मॉडल अगर पूछा जाए कि चौथी पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पर थी? DR गाडगिल मॉडल। क्या? DR गाडगिल मॉडल, याद कर लीजिए नाम साथियों। ठीक है, इसमें साथियों आत्मनिर्भरता लाने की बात कही गई, जनसंख्या नियंत्रण की बात की गई, परिवार नियोजन की बात की गई, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। अभी आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। स्माइलिंग युद्ध का परीक्षण शुरू किया गया, यानी कि परमाणु परीक्षण साथियों इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया और 1974 में कंप्लीट हुआ था। इसी में साथियों आपका श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत होती है। कब? आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था। आगे बढ़ते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका प्रारंभ साथियों 1 अप्रैल 1974 से प्रारंभ हुआ और 1978 तक चला था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था साथियों गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की यह योजना 4 वर्षों की थी साथियों। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना तो थी लेकिन 4 ही वर्षों में समाप्त हो गई थी। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार बनती है साथियों अचानक, 1 वर्ष जब बाकी रह जाता है इस पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, तो 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनती है और साथियों 1978 में ही इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया जाता है। गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। कब? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम साथियों इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही चलाया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में इसी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। तो 3 विशेष कार्यक्रम थे। पहला है आपका न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, दूसरा है काम के बदले अनाज कार्यक्रम और 20 सूत्री कार्यक्रम। ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। ऐसे प्रश्न आते हैं कि जैसे पूछ लिया जाता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। ठीक है, सर्वाधिक प्राथमिकता कृषि को, इसके बाद खनिज व उद्योग को। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इसके बाद साथियों जनता पार्टी की सरकार आ जाती है 1978 में और साथियों पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के बाद अनवरत योजना, रोलिंग प्लान जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, रोलिंग प्लान आता है जिसको हिंदी में अनवरत योजना कहते हैं। और यहाँ से साथियों आपका प्रश्न आया था, आपके लेखपाल के परीक्षा में आया था 2022 का जो अभी हुआ है। ठीक है,
इसमें आपका प्रश्न आया था और रोलिंग प्लान का समय पूछा था कब से कब तक, ठीक है। तो 1978 से 1980 का जो समय है इसके दौरान आया था क्या, आपका रोलिंग प्लान आया था और यही समय साथियों आपके लेखपाल परीक्षा में पूछा गया था। तो इसी तरह के प्रश्न आपके आएंगे, इस बार भी किसी पंचवर्षीय योजना का समय पूछ लेगा, मॉडल पूछ लेगा, तो ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए बन जाते हैं। तो याद कर लीजिए साथियों, अनवरत योजना रोलिंग प्लान कब आया था, 1978 में आया था और 1980 तक चला था, ठीक है। उस समय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री कौन बने थे, मोरारजी देसाई, ठीक है। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि रोलिंग प्लान किसके द्वारा लाया गया था, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा जनता पार्टी की सरकार ने लाया था, ठीक है। अनवरत योजना रोलिंग प्लान का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था, ठीक है। जो साथियों रोलिंग प्लान है उसका प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक एशियन ड्रामा में इस योजना का जो है रूप दिया था, यानी कि प्रतिपादन किया था। और वहीं से साथियों जनता पार्टी ने जो है ये अनवरत योजना वहीं से उठाया था, रोलिंग प्लान, इसी बुक से, ठीक है, एशियन ड्रामा से। भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी को जाता है व डी.टी. लकड़वाला को ये अनवरत योजना रोलिंग प्लान लाने का भारत में श्रेय जाता है, ठीक है। इसके बाद साथियों रोलिंग प्लान समाप्त होता है, पुनः इंदिरा गांधी की सरकार बनती है और छठी पंचवर्षीय योजना आती है, ठीक है। और छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ होता है 1 अप्रैल 1980 से और 1 अप्रैल 1980 से 85 तक इसका समय था, ठीक है। इसका मॉडल था इनपुट आउटपुट मॉडल। तो आपका प्रश्न अगर आता है कि इनपुट आउटपुट मॉडल यानी कि आगत निर्गत मॉडल, हिंदी में इसको कहेंगे, ये किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल है, छठवीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल है। और छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था साथियों गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार वृद्धि, ठीक है। और कार्यक्रम चलाया गया समन्वित ग्रामीण विकास योजना, ठीक है, समन्वित ग्रामीण विकास योजना कार्यक्रम चलाया गया छठवीं पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद आपका आता है साथियों सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसका प्रारंभ साथियों 1 अप्रैल 1985 से हुआ और 1990 तक यह पंचवर्षीय योजना चला। कौन सा, सातवां। तो याद कर लीजिए सातवें पंचवर्षीय योजना का समय 1 अप्रैल 1985 से 1990 तक। और सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है। तो अगर प्रश्न आता है सातवीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है, इसमें नारा दिया गया भोजन काम और उत्पादन। सातवीं पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया साथियों भोजन काम और उत्पादन। इसी में साथियों आपका जवाहर रोजगार योजना इसी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में आया, सातवीं पंचवर्षीय योजना में आया। उद्देश्य क्या था साथियों सातवीं पंचवर्षीय योजना का, समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना, रोजगार में वृद्धि करना, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को कम करना, ठीक है। जो समाज में सामाजिक एवं आर्थिक असमानता व्याप्त है उसको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद साथियों पुनः योजना अवकाश होता है, ठीक है, 2 वर्ष का। जैसे आपका उधर हुआ रोलिंग प्लान में, उसी तरह पुनः आपका 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण 1 वर्षीय योजनाएं बनाई गई। इस समय साथियों इतना आर्थिक संकट आ गया था देश में कि लगता था वित्तीय आपातकाल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में पंचवर्षीय योजना को लागू ना करके 1 वर्षीय योजनाएं लागू की गई। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1990 तक एक वर्ष की 2 योजनाएं चली, ठीक है। इसका कोई खास मतलब नहीं निकलता। इसके बाद आपका पुनः साथियों 8वीं पंचवर्षीय योजना आता है, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है 1 अप्रैल 1992 से 97 है, ठीक है। क्योंकि आपका 90 से 92 तक क्या चला था, आपका योजना अवकाश हो गया था, तो 92 से 97 आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना आता है, ठीक है। सर्वोच्च प्राथमिकता इसमें साथियों मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य को दिया गया। इसमें साथियों पहली बार मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता दिया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में 8वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था।
15 से 35 वर्ष के लोगों को निरक्षरता को दूर करना, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं थे, 15 से 35 वर्ष की अवस्था में थे, उनकी अज्ञानता को, निरक्षरता को दूर करके उन्हें साक्षर बनाना था। इसी में साथियों राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में स्थापित किया जाता है। ठीक है, गरीब महिलाओं को लोन देना ताकि वे जो है अपना कार्य, अपना बिजनेस खुद संभाल सकें और सशक्त बन सकें, इसलिए राष्ट्रीय महिला कोष जो है लाया गया, बनाया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगली पंचवर्षीय योजना आती है इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका समय है साथियों 1 अप्रैल 1997 से 2002। 97 से 5 वर्ष जोड़ेंगे तो आपका 2002 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसमें प्राथमिकता साथियों न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, यानी कि जो भी सरकार द्वारा जारी किया जाता था उसको समानता और न्यायपूर्ण रूप से वितरण करना था। आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण सफलता कम मिली किसको, 9वीं पंचवर्षीय योजना को। इसके बाद आपकी आती है साथियों 10वीं पंचवर्षीय योजना, और इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2002 से होकर चलता है कब तक, 2007 तक। ठीक है, 31 मार्च 2007 तक चलता है। तो साथियों इसका जो डेट है पंचवर्षीय योजनाओं को, उसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और इसका जो 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना। सर्व शिक्षा अभियान साथियों 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही आया था। सर्व शिक्षा अभियान, सभी पढ़ें सभी बढ़ें। ठीक है, ये जो अभियान आया था ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही आया था। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो साथियों एक बड़े शायर ने कहा, हम उनकी याद में रोते रहे, बेवफा वो निकले, बदनाम हम होते रहे। प्यार में मदहोशी का आलम तो देखो, धूल चेहरे पर थी और हम आईना धोते रहे। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और 11वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ साथियों 1 अप्रैल 2007 को हुआ और 2012 तक चला। ठीक है, 1 अप्रैल 2007 को प्रारंभ हुआ और 2012 तक चला। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था साथियों, तीव्रतम एवं समावेशी शिक्षा। ठीक है, यानी कि सभी को तेजी के साथ शिक्षित किया जाए और सभी को समान रूप से शिक्षा दिया जाए। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी की औसत समृद्धि दर 8.3% के साथ सर्वाधिक रही। यानी कि अगर साथियों पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक जीडीपी में वृद्धि हुई, तो आपका उत्तर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 8.3% की वृद्धि हुई। शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि इसमें शिक्षा के लिए एक थीम लॉन्च किया गया, यानी कि अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। आपका जो प्रारंभिक शिक्षा होगा छात्रों के लिए वो अनिवार्य है। ठीक है, सभी के लिए। आगे देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है साथियों। ठीक है, 1 अप्रैल 2012 से 2017। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से चालू हुआ। इस तरह से आप इसको याद भी कर सकते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से ही स्टार्ट हुआ और 12/5/17 यानी कि 2017 तक चला। और आप जानते हैं कि सभी पंचवर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल को लागू होती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं पर व्यय किया गया 12वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो अभी तक साथियों 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी और 2017 में साथियों मोदी सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। पंचवर्षीय योजनाओं को ख़त्म करने के बाद अगला हमारा टॉपिक है तेंदुलकर समिति। देखिए साथियों, जो तेंदुलकर समिति थी वो निर्धनता मापन के लिए बनाई गई थी। तो यहाँ से यही प्रश्न बन सकता है कि तेंदुलकर समिति क्यों बनाई गई थी, निर्धनता मापन के लिए। अगला मेन पॉइंट है हमारा नियोजन अवकाश। देखिए पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 1 अप्रैल 1966 से 31 मई 1969 तक जो है एक वर्ष की योजनाएँ चलाई गई थी। ठीक है, तो उस समय को जो है हम हरित क्रांति का समय कहते हैं, क्योंकि इसमें गेहूं और चावल का उत्पादन वृद्धि दर बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, तो मैक्सिको से एक नई प्रजाति लाई गई थी गेहूं की, तो उससे जो है गेहूं का उत्पादन अचानक बढ़ गया और इसी को साथियों नाम दिया गया हरित क्रांति का। और उसका समय है साथियों 1966 से 1969 तक। इसके बाद आपको आता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन।
श्वेत क्रांति का जनक साथियों डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं, याद कर लीजिए। ये साथियों आपके पेट परीक्षा में पूछा जा चुका है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक, और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध क्रांति से है, ठीक है, और इसका संबंध डॉक्टर वर्गीज कुरियन से है। अगला पेन पॉइंट है आरबीआई का, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया साथियों? 1949 में किया गया। अगला मेन पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहा जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद कर लीजिए। अगला है राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है CSO, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। कौन है राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। ये भी आपके पेट परीक्षा में आ चुका है, प्रीवियस ईयर आप उठाकर देखेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो ऐसे ही प्रश्न इस बार भी पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं साथियों, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा होता है? तो एक विभाग है साथियों आर्थिक मामलों का विभाग, इसी के द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है, और बजट के एक दिन पहले पेश करना रहता है आर्थिक सर्वेक्षण को, और पेश किया जाता है आर्थिक मामलों का विभाग इसी के द्वारा, ठीक है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका साथियों, क्योंकि पिछली बार आपका यहीं से एक क्वेश्चन बना था, अभी हम बता रहे हैं। 1 रुपये के नोट पर साथियों जो आपके वित्त मंत्री होते हैं उनके एक सचिव होते हैं, भारत के वित्त सचिव, ठीक है, उन्हीं का जो है हस्ताक्षर होता है केवल 1 रुपये के नोट पर। अन्य जितने भी नोट होंगे, चाहे वह 100 रुपये का नोट हो, 50 का हो, 10 का हो, 1000 का हो, 2000 का हो, अन्य सभी नोटों पर साथियों आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। आप नोट के पीछे देखते होंगे, ठीक है। तो 100 पिछली बार जो आपके पेट परीक्षा में देखिए प्रश्न आया था, 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आपका आरबीआई के गवर्नर का, ठीक है, रिजर्व बैंक के गवर्नर का। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और सभी नोटों पर, यानी कि 1 रुपये को केवल छोड़कर अन्य सभी नोटों पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का दस्तखत होता है, हस्ताक्षर। अगला मेन पॉइंट है नोटों पर कितनी भाषाएं होती हैं? नोट तो आप बहुत यूज करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि जो आपका नोट होता है उस पर साथियों पीछे की तरफ आपका 17 भाषाएं लिखी होती हैं, ठीक है। जितने रुपए का नोट होगा उतने भाषाओं में लिखा रहेगा पीछे नोट की, तो आपके नोट पर साथियों 17 भाषाएं लिखी होती हैं, इसको आप याद कर लीजिए। अगला है साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। 15 अगस्त 1947 आज़ादी के समय कृषि उद्योग शिक्षा का आधार अंग्रेजी और जीवन स्तर निम्न था, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ वो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से हुआ, और आज़ादी के समय जो हमारी कृषि व्यवस्था थी, उद्योग व्यवस्था थी, शिक्षा का जो आधार था अंग्रेजी था, और जो है जीवन स्तर निम्न था, ठीक है। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स थे आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित। आगे है साथियों आपका उदारवाद के जनक। उदारवाद के जनक साथियों डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, क्योंकि 1990-91 के समय जो आर्थिक तंगी आई थी, ऐसा लग रहा था कि आर्थिक आपातकाल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस समय डॉक्टर मनमोहन वित्त मंत्री थे, और इन्होंने जो है उदारवाद की नीति लाई, और उदारवाद के जनक इनको कहा जाने लगा, ठीक है। आर्थिक सुधार 1991 के समय जो प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव थे, और यही प्रश्न आपके पेट परीक्षा में पिछली बार जो है पूछा गया था कि आर्थिक सुधार 1991 के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। इसके बाद साथियों डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लाया जाता है। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 लाया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, और यह किस मॉडल पर था? LPG मॉडल पर था, ठीक है। और ये मॉडल लाया गया आर्थिक तंगी के बाद, यह मॉडल लाया गया था LPG। इसका साथियों जो मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं साथियों, वो अलग चीज़ है, उसका मतलब वो ये भी होता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में साथियों LPG का फुल फॉर्म होगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो यल से हो जाएगा आपका लिबरलाइजेशन, यानी कि पूंजीवाद, ठीक है, पूंजीवाद अथवा उदारवाद। इसका मतलब होता है मांग और पूर्ति, हमने ऊपर चर्चा किया था। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, ठीक है। ये मॉडल कौन लेकर आए थे? आपके मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे, यानी कि उदारवादी नीति भी हमारे देश में रहेगी, और निजीकरण की नीति भी रहेगी, और वैश्वीकरण की नीति, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था यहीं से स्टार्ट होती है आपका वास्तविक रूप से।
आगे आपका देखिए साथियों 1999 में एफडीआई कम आ रहा था। अब ये एफडीआई क्या होता है, एफ से हो गया फॉरेन, डी से आपका डायरेक्ट, आई से इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, यानी कि जो विदेश से हमारे देश में निवेश हो रहा था वो 1999 में कम आने लगा। क्यों? इसका कारण था साथियों फेरा। अब ये फेरा क्या है, FERA। देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेवोल्यूशन एक्ट, एक अधिनियम बना दिया गया साथियों क्रिमिनल ऑफेंस का, ठीक है। यानी कि विदेशी व्यापार के दौरान गलती पर एक नियम कानून बना दिया गया, जिसके बाद साथियों विदेश का प्रत्यक्ष निवेश घटने लगा। आगे साथियों लाया गया फेमा। फेमा क्या है साथियों, इसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। देखिए F से फॉरेन, E से एक्सचेंज, M से मैनेजमेंट, A से एक्ट, ठीक है। जब फेरा आपका असफल हो गया, इससे नुकसान होने लगा, तो 1999 में ये एक्ट लाया गया सिविल ऑफेंस, ठीक है। भारत में जब विदेशी फंडिंग कम आने लगी तो इस फेरा की जगह फेमा लाया गया, और यही फेमा का जो फुल फॉर्म है और आपके पेट परीक्षा में पूछा गया था पिछली बार, फेमा का फुल फॉर्म। तो हो सकता है इस बार साथियों फेरा का जो मैंने अभी ऊपर बताया इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, अच्छा, अथवा FDI बताया उसके बारे में आपका पूछ सकता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है साथियों, सेवा क्षेत्र। पहले क्षेत्र में कृषि संबंधित क्षेत्र, मत्स्य पालन, ठीक है, ये सभी आते हैं। और दूसरे क्षेत्र में आपका निर्माण विनिर्माण, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रों से आने वाले उत्पादों का जो उपयोग किया जाता है वो द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है, निर्माण और विनिर्माण, ठीक है। विद्युत हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा गैस जला आपूर्ति, ये सभी द्वितीयक क्षेत्र में आएंगे। और तृतीयक क्षेत्र में साथियों सेवा क्षेत्र, परिवहन, ये सभी आते हैं। बुल और बियर संबंधित है, ठीक है। बुल और बियर किससे संबंधित है, शेयर बाजार से, शेयर मार्केट से संबंधित है। ये शब्द अगर पूछ लिया जाए कि बुल और बियर किस क्षेत्र से संबंधित है, तो शेयर बाजार से संबंधित है। अगला मेन चीज़ है GST कैसा कर है। GST साथियों अप्रत्यक्ष कर है, अभी हम आगे अच्छे से चर्चा करेंगे। आर्थिक नियोजन किस सूची में है, आर्थिक नियोजन साथियों समवर्ती सूची में है, ठीक है। देश में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जुलाई 1969 में हुआ। देश में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण साथियों कब हुआ, जुलाई 1919 में हुआ। जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की दर क्या होती है साथियों, मंद हो जाती है। अगर साथियों जनसंख्या में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है तो देश का आर्थिक विकास क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। वहीं जनसंख्या कम होगी तो आर्थिक विकास तेज होगा। आगे हमारा टॉपिक है साथियों हरित क्रांति। हरित क्रांति साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेट परीक्षा के लिए, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न तो छपना ही छपना है। सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम यार्ड ने किया था, जो USA के थे, ठीक है। तो हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, विलियम यार्ड ने किया था। विश्व में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है, विश्व में हरित क्रांति के जनक साथियों आपके नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक साथियों MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपकी परीक्षा के लिए। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन कहे जाते हैं। भारत की जो साथियों जनसंख्या है वो 2/3 जनसंख्या साथियों कृषि पर निर्भर है। संपूर्ण GDP का 17% भारत में कृषि से आता है, यानी कि जो साथियों GDP का 17% है वो कहाँ से आता है, कृषि से आता है। हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री कौन थे, C सुब्रमण्यम, ठीक है। हरित क्रांति जब हुई थी कब, 1966 से 1969 के समय, ठीक है। 1969 के समय आपका जब हरित क्रांति हुआ था तो उस समय साथियों जो कृषि मंत्री थे वो C सुब्रमण्यम थे। हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जो है उस समय प्रधानमंत्री थे। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई साथियों, भारत में औपचारिक रूप से 1966 से 67 में हरित क्रांति प्रारंभ हुई, ठीक है। अभी हमने कई बार ऊपर चर्चा किया। 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम चलाया गया। इसके बाद साथियों गेहूं और चावल के उत्पादकता में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, ठीक है। उत्पादन में वृद्धि वाले क्षेत्र कौन कौन है, पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी UP है, ठीक है। यहाँ पर जो गेहूं और चावल की सर्वाधिक वृद्धि हुई हरित क्रांति के समय, ठीक है। हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि में आधुनिकता, मशीनीकरण, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई योजना का विस्तार, ये सभी जो है कार्य किए गए आपके हरित क्रांति के समय, ठीक है। कृषि में आधुनिकता लाई गई, मशीनीकरण, हायरो रोटावेटर, ठीक है,
और ट्रैक्टर ये सभी लाए गए और उन्नत किस्म के बीज आपके मैक्सिको के गेहूं के लाए गए मैक्सिको से, ठीक है, बौनी प्रजाति के गेहूं। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग चालू किया गया, सिंचाई योजना का विस्तार किया गया था, ठीक है। सबसे पहले मैक्सिको से बौनी प्रजाति की गेहूं की बीज लाई गई और इससे जो साथियों हमारी उपज थी वो काफ़ी बढ़ गई, ठीक है, और वहीं से हरित क्रांति का आरंभ होता है, ठीक है। आगे देखिए FCI क्या है। FCI मतलब फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई। आगे है CACP। CACP क्या है साथियों? द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइजेस, ठीक है। CACP का फुल फॉर्म है द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेज। हिंदी में इसको कहें तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। MSP का निर्धारण साथियों यही संस्था करती है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 23 फसलों पर जो साथियों MSP तय किया जाता है वो यही आयोग करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। वर्ष में साथियों 2 बार MSP का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। वर्ष में 2 बार खरीफ और रबी की फसलों पर जो है MSP का निर्धारण होता है, याद कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे साथियों है आपका KCC। KCC आप जानते होंगे, किसान क्रेडिट कार्ड। इसके माध्यम से साथियों किसान जो है कुछ समय के लिए बैंकों से जो है धन प्राप्त कर सकते हैं खेती के लिए। तो जिनके पास खेती है वो अपने पिता से पूछेंगे तो जानकारी मिल जाएगी। तो KCC बनाया जाता है बैंक द्वारा, किसान क्रेडिट कार्ड जिसको कहते हैं, और ये लागू हुआ था अगस्त 1998 में लागू हुआ था, ठीक है। चलिए साथियों क्लास में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है जिससे कि भारत में दूध की कमी को पूरा किया जा सके, ठीक है। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति भी कहते हैं। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई, यानी कि अगर प्रश्न आता है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई, 13 जनवरी 1970 को। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं और ये पिछली बार आपके पेट परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है और इस बार भी यहाँ से एक प्रश्न 100% आएगा दुग्ध विकास ऑपरेशन फ्लड से, क्योंकि ये आपके सिलेबस में स्पेशली अलग से मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यह क्रांति NDDB यानी कि भारतीय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा चालू किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्रांतियां हैं और वे क्रांतियां किस उत्पादन से संबंधित हैं, यहाँ से एक प्रश्न तो आना ही आना है और यहाँ से सभी परीक्षा में एक प्रश्न आपके आ जाते हैं। जैसे देखिए पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है साथियों? खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। इसके बाद है पीली क्रांति, तीसरा पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। तिलहन मतलब जिससे तेल निकलता है, जैसे सरसों, ठीक है, राई, ठीक है, ये सभी। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। नीली क्रांति साथियों मत्स्य उत्पादन से है। देखिए नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति आपका अंडा उत्पादन या मुर्गी पालन से है। लाल क्रांति साथियों मांस या टमाटर उत्पादन से। मांस भी आपका रेड कलर का और टमाटर भी रेड कलर का, तो लाल क्रांति मांस या अंडा या साथियों टमाटर उत्पादन से, ठीक है, मांस या टमाटर उत्पादन से। आगे हमारा है देखिए रजत रेशा क्रांति साथियों कपास उत्पादन से है, याद कर लीजिए। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से, ठीक है, क्योंकि जूट आप देखते हैं हल्का पीला टाइप का होता है, क्योंकि और सोना भी पीला होता है, तो इसको याद कर लीजिए इसी तरह से। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से। गोल्डन क्रांति साथियों फल उत्पादन से है, इसको भी आप याद कर लीजिए। आगे है भूरी या धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से, ठीक है। गोल क्रांति साथियों आलू उत्पादन से, ठीक है, आलू गोल गोल होता है तो गोल उत्पादन आलू उत्पादन से, ठीक है, गोल क्रांति। गुलाबी क्रांति क्या है साथियों? गुलाबी क्रांति आपका है प्याज या झींगा मछली उत्पादन, ठीक है। गुलाबी कलर का क्या होता है? प्याज गुलाबी कलर का होता है और झींगा मछली होता है वो भी, तो गुलाबी क्रांति आपका हो जाएगा प्याज या झींगा उत्पादन से। आगे हमारा साथियों है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। चलिए देखते हैं भारत में बैंकिंग इतिहास। भारत में बैंकिंग का प्रारंभ 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के रूप में कोलकाता में हुआ, जो यूरोपीय प्रबंधन में था। इसके बाद 1786 में
जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। ठीक है, आगे देखिए, पहला प्रेसिडेंसी बैंक 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता स्थापित हुआ। तो अगर प्रश्न आपका बनता है कि पहला प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ कलकत्ता, और इसकी स्थापना 1806 ईस्वी में हुई थी। आगे इसका नाम बदलकर साथियों 1808 ईस्वी में कर दिया गया बैंक ऑफ बंगाल, और इसका नाम आगे बदलकर कर दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास अस्तित्व में आया। तो 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास जो है सामने आया। इसके बाद 1921 ईस्वी में इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ। देखिए, अभी ऊपर मैंने बताया पहला प्रेसिडेंसी बैंक आपका बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है, इसके बाद दूसरा आपका है बैंक ऑफ बॉम्बे और तीसरा है आपका बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे और 1921 ईस्वी में इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनता है, बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बाद में 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकृत होकर भारतीय स्टेट बैंक के रूप में जाना गया। ठीक है, बाद में साथियों देश आज़ाद हुआ तो 1 जुलाई 1955 को इन्हें राष्ट्रीयकृत करके भारतीय स्टेट बैंक के रूप में इसको जाना गया। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, SBI है, इसको याद कर लीजिए अगर प्रश्न आ जाए। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है, SBI है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। आगे है साथियों स्मार्ट मनी क्या है, जिसे प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, जो आपका साथियों डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ATM कार्ड, ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं साथियों, स्मार्ट मनी, प्लास्टिक मनी। इसको आप ध्यान में रखिए, पूछ सकता है, ठीक है, कि स्मार्ट मनी होता क्या है। आगे हमारा साथियों विश्व की आर्थिक महामंदी, तीसरा महामंदी कब आई थी, 1929 से 1934 तक विश्व में बेहद आर्थिक मंदी आ गई थी, जिसे तीसरा की महामंदी कहते हैं, और समय था 1929 से 1934 तक। आगे साथियों कुछ फुल फॉर्म है, जैसे NEFT, आप ट्रांजैक्शन करते हैं नेफ्ट के जरिए बैंक में, तो आप उसका फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे। तो नेफ्ट का फुल फॉर्म है साथियों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका लेखपाल परीक्षा 2022 में जो हुआ है उसमें आ चुका है, नेफ्ट का फुल फॉर्म है NEFT। N से आपका हो गया नेशनल, E से आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक, F से आपका हो गया फंड से, और T से आपका हो गया ट्रांसफ़र। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र याद कर लीजिए। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन। ठीक है, ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन, इसको भी याद कर लीजिए। RTGS क्या होता है, इसके द्वारा भी साथियों ये बैंकिंग है, तो इसको भी देख लीजिए। RTGS कर दीजिए, आप सुने होंगे कहीं कहीं कि RTGS के द्वारा काम हुआ। ठीक है, तो RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आगे ये भी परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जब किसी संस्था या व्यापारिक इकाई का स्वामित्व सरकार के अधीन हो जाता है तो उसे राष्ट्रीयकृत या राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कब हुआ, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इसको याद कर लीजिए। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, इस तरह टोटल कितने हो गए आपके साथियों, 25 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, राष्ट्रीयकरण किया गया मतलब सरकार के अधीन में ये बैंक चले गए, पहले प्राइवेट थे। आगे है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय रिजर्व बैंक, RBI जिसको कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको ध्यान से देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को हुआ, और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। आगे साथियों RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। कई बार परीक्षा में आया है कि बैंकों का बैंक किसको कहते हैं, RBI को कहते हैं, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं। देश का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक है। ठीक है, RBI यह मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। देखिए, जो मौद्रिक नीति है उसका निर्धारण कौन करता है, RBI करता है, यानी कि रिजर्व बैंक करता है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो अगर प्रश्न आए कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को। RBI का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून है। जो RBI का साथियों वित्तीय वर्ष है वो 1 जुलाई से 30 जून है, और भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक। ठीक है, 31 मार्च तक। ठीक है, देखिए आगे मैंने लिखा है देश का वित्तीय वर्ष साथियों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रेपो दर क्या होता है साथियों, इसको भी आप याद कर लीजिए। रेपो दर समझिएगा, कभी कभी प्रश्न आता है कि वर्तमान में रेपो दर है क्या। ठीक है, तो रेपो दर को ध्यान से समझिए। जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे रेपो दर कहते हैं। जैसे साथियों कोई कॉमर्शियल बैंक है, व्यावसायिक बैंक, ठीक है, प्राइवेट है, तो वो साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं ब्याज पर। ठीक है, तो जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक उनको पैसा देता है वही साथियों रेपो दर कहलाता है। और वर्तमान में रेपो दर है साथियों 5.40%। ठीक है, 5.40% है। ठीक है, एकदम अपडेट है साथियों, इसमें कोई संशोधन नहीं करना है। आगे साथियों रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर क्या है, जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के धन को अपने पास रखता है रिजर्व रेपो दर कहलाता है। जैसे जो कॉमर्शियल बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक, व्यापारिक बैंक, अगर वे साथियों अपना पैसा रिजर्व बैंक में रखते हैं तो जो ब्याज रिजर्व बैंक उस पर उन बैंकों को देता है तो वही दर आपका क्या कहलाता है, रिजर्व रेपो दर। और वर्तमान में रिजर्व से रेपो दर क्या है, 3.35% है। इसको भी आप याद करते रहिए। आगे आपका है एक साथियों बैंक दर है। बैंक दर क्या है, जिस ब्याज दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है। ठीक है, लंबे समय के लिए जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है तो वो आपका बैंक दर कहलाता है। और वर्तमान में बैंक दर है साथियों 5.65%। ठीक है, और यही साथियों आपका पेट परीक्षा में पूछा गया था पिछली बार। ठीक है, और इसको भी आप याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगद आरक्षी अनुपात क्या होता है साथियों, नगद आरक्षी अनुपात जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो यानी कि नगद आरक्षी अनुपात, जिस अनुपात में बैंकों को अपने पास उपलब्ध नकदी का कुछ हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ता है, वही आपका नगद आरक्षी अनुपात कहलाता है। ठीक है, अगर CRR घटेगा तो साख सृजन बढ़ेगा। और यही आपका साथियों पिछली बार पेट परीक्षा में आया था, आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो याद कर लीजिए क्या, नगद आरक्षी अनुपात अगर साथियों घटेगा तो साख सृजन बढ़ेगा, और अगर साथियों नगद आरक्षी अनुपात यानी कि CRR बढ़ेगा तो साख सृजन घटेगा, यानी कि उल्टा होता है। आगे हमारा है साथियों वैधानिक तरलता अनुपात। देखिए ये सब चीज़ें फालतू की नहीं हैं, अभी मैंने ऊपर बताया कि कई प्रश्न आपके यहीं से आपके परीक्षा में आए थे, तो उम्मीद है आप इस बार भी यहाँ से प्रश्न आपके 100% आएंगे। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात को शॉर्ट में कहते हैं SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वैधानिक तरलता अनुपात में धन की संचार को नियंत्रित किया जा सकता है। यह सोने या सरकारी बॉन्ड के रूप में बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, जो बैंक होते साथियों उनको कुछ अपना हिस्सा, जो उनके पास मनी होता है उसका कुछ हिस्सा अपने पास सोने के रूप में, ठीक है, गोल्ड के रूप में अथवा सरकारी बॉन्ड के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। वर्तमान में 18% धन को बैंक को SLR के रूप में रखना पड़ता है। तो अगर पूछ दिया जाए कि वर्तमान में वैधानिक तरलता अनुपात कितना % है, तो आप बताएंगे वर्तमान में 18% जो है धन बैंक को अपने पास SLR के रूप में रखना पड़ता है। आगे देखिए राजकोषीय घाटा क्या है, राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है, कितना आय हुआ राजस्व में, सरकारी राजस्व में, और कितना व्यय हो रहा है, तो उन दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा। आगे आपका साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाबार्ड। नाबार्ड जिसको हम कहते हैं हिंदी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, अंग्रेजी में इसको कहेंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, NABARD। ठीक है, नाबार्ड, नाबार्ड ये डी है। ठीक है, नाबार्ड इस तरह अंग्रेजी में लिखते हैं, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना साथियों बार बार पूछा जाता है परीक्षा में कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ, तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को हुआ। किस कमेटी की सिफारिश पर, शिव रमन सिंह कमेटी के सिफारिश पर हुआ। ठीक है, ये भी आपका बार बार पूछा जाता है। तो 12 जुलाई 1942 को शिव रमन सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नाबार्ड का मुख्यालय आपका मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर है, हैदराबाद में है। और करेंसी प्रिंटिंग प्रेस आपका कहाँ पर है, देवास MP में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो आपका नोट प्रिंट किया जाता है वो कहाँ पर है, देवास MP यानी कि मध्य प्रदेश में है।
आगे देखिए साथियों, आपका आता है टॉपिक के अनुसार आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में देखिए पहला है आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अधिकांश राज्यों में वैट 2005 से लागू किया गया है। 2022 में महारत्न कंपनियां कितनी हैं, 11 हैं। देखिए ये प्रश्न आपका परीक्षा में आ सकता है। 2022 में महारत्न कंपनियां कितनी हैं, 22 हैं। और 2022 में नवरत्न कंपनियां कितनी हैं, 13 हैं। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, नवरत्न कंपनियां 13 और महारत्न कंपनियां 11 हैं। रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा उद्योग क्या है, हथकरघा है। ये आपका यूपी स्पेशल के रूप में पूछ सकता है। सबसे बड़ा जो उद्योग है वो हथकरघा है। यूपी की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। ये आपका लेखपाल परीक्षा 2022 में आ चुका है। ठीक है, कि जो यूपी की अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। ठीक है, याद कर लीजिए। आगे है हमारा कर या टैक्स। कर या जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं टैक्स। टैक्स सबको भुगतान करना पड़ता है, आप जानते हैं। कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो सरकार द्वारा व्यक्ति से लिया जाता है। यह साथियों दो प्रकार का होता है कर, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर क्या है, वह कर जिसके मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ डायरेक्ट उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं जिस पर वह कर लगाया जाता है। ठीक है, अगर डायरेक्टली उसी व्यक्ति पर यह कर लगाया जाए, उसी पर यह बोझ पड़े जिस पर यह कर लगाया जाता है, तो वह प्रत्यक्ष कर होगा। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है, प्रत्यक्ष कर साथियों दो तरह से लिया जाता है। एक केंद्र सरकार का कर होता है प्रत्यक्ष कर, और एक राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर। ठीक है, केंद्र सरकार कौन कौन से कर लेती है, व्यक्तिगत आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, ये सभी जो है केंद्र सरकार लेती है प्रत्यक्ष रूप से। और राज्य सरकार का जो कर होता है साथियों वो होटल का होता है, पथ कर यानी कि रास्ता जो रोड होता है उसका, और व्यवसाय यानी कि आप जो व्यापार कर रहे हैं उस पर जो कर लगता है, ये सभी जो है राज्य सरकार का कर है। चलिए आगे देखते हैं साथियों, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। जिन करों के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है उन्हें अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। मतलब जिसका डायरेक्टली बोझ किसी व्यक्ति पर ना पड़े, ठीक है, वो इनडायरेक्टली कर लिया जाता है। जैसे आपका केंद्र सरकार द्वारा कर लिया जाता है सीमा शुल्क, सेवा कर और केंद्रीय बिक्री कर। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। और वहीं पर आपका राज्य सरकार द्वारा भी लिया जाता है, राज्य उत्पाद शुल्क के रूप में, सट्टेबाजी के रूप में और वाहन कर द्वारा। ठीक है, और आगे है आपका साथियों जीएसटी जो है वो अप्रत्यक्ष कर के रूप में आता है। अभी हम अलग से जीएसटी पर डिस्कस करते हैं। आगे देखिए साथियों, आपका एक प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आपके पेट परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है। किसके बढ़ने से निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना है। तो साथियों नई पूंजी पर अपेक्षित प्रतिफल के बढ़ने से निजी निवेश में वृद्धि की अधिक आवश्यकता है। किसके बढ़ने पर, नई पूंजी पर अपेक्षित प्रतिफल के बढ़ने पर। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। आगे साथियों है आपका टॉपिक 2014 के बाद आर्थिक सुधार। 2014 के बाद कई योजनाएं आई, नियम कानून बने। ठीक है, नई सरकार बनने पर मोदी सरकार, देखिए जैसे 2014 में पीएम जनधन योजना का शुरुआत किया गया, इसके तहत लाखों खाते खोले गए लोगों के। ठीक है, तो पीएम जनधन योजना कब आया, 2014 में। ठीक है, इसके बाद आपका आया साथियों 2016 में दिवाला कानून। ठीक है, दिवाला कानून आया, यानी कि क्या आया, इसके साथ इसके तहत काला जो धन था विदेशों में उसको वापस लाने की मुहिम चलाई गई दिवाला कानून के तहत। 2016 में दिवाला कानून आया, लेकिन हालांकि अभी तक कोई भी काला धन यहाँ पर वापस नहीं आया। ये सब केवल कहने की बातें हैं। आगे देखिए आपका 2016 में आया 8 नवंबर को साथियों नोटबंदी हुई। ठीक है, नोटबंदी हुई कब, 8 नवंबर को। अचानक 2016 में नोटबंदी कब हुई थी, 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी। और साथियों 500 और 1000 के पुराने नोट को बंद कर दिया गया और 500 और 2000 के नए नोट जारी किए गए। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे है 2017, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2017 में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। क्या साथियों, जीएसटी आपका लागू किया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर आपका कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बनता है। अभी हम आगे अच्छे से जीएसटी पर डिस्कस करते हैं। इसके बाद आपका आता है PMJDY। क्या है ये साथियों, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है ये। ठीक है, टैग लाइन है साथियों, मेरा खाता भाग्य विधाता। 7 करोड़ खाता खोला गया PMJDY के तहत। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 7 करोड़ खाते खोले गए साथियों। और इसका टैग लाइन पूछ लिया जाता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का टैग लाइन पूछा जाता है, तो इसका टैग लाइन है मेरा खाता भाग्य विधाता। चलिए आगे देखते हैं साथियों। आगे आपका आ गया साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएसटी।
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो कभी कभी आपका जीएसटी का फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो याद कर लीजिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। तो अगर प्रश्न आता है कि जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। ठीक है, और जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा पास हुआ, 122वां संविधान संशोधन द्वारा पास हुआ। और जोड़ा किस संविधान संशोधन द्वारा गया, 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को संविधान से जोड़ा गया। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया गया। तो जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। असम राज्य ने सबसे पहले जीएसटी बिल पास किया। तो प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है और आगे भी आ सकता है कि जीएसटी बिल पास करने वाला सबसे पहला राज्य कौन है, असम। ठीक है, जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन है, जम्मू एंड कश्मीर, जब वहाँ पर धारा 370 आदि हटा दिए गए। ठीक है, सीसीए और एनआरसी आपने सुना होगा, उसको हटाने के बाद जब उसे एक तरीके से पूर्ण राज्य बना दिया गया यूटी, तो वो साथियों तब वहाँ पर लास्ट में सबसे जो है जीएसटी लागू हुआ और सबसे पहला राज्य असम है। जीएसटी की पंजीयन संख्या में 15 डिजिट होते हैं, यानी कि 15 अंक होते हैं। जो जीएसटी की पंजीयन संख्या होती है उसमें 15 अंक होते हैं। जीएसटी को अनुच्छेद 279A में रखा गया है। तो कभी कभी आपका अनुच्छेद पूछ लेता है कि जीएसटी को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 279A के तहत रखा गया है। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, फ्रांस। ठीक है, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, फ्रांस। 1954 में ही इसने जो है जीएसटी लागू कर दिया था। जीएसटी की अवधारणा साथियों कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। हमारे देश में जीएसटी की अवधारणा साथियों कनाडा देश से लिया गया है। जीएसटी साथियों पूछा जाता है कैसा कर है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, अभी ऊपर मैंने बताया था। आगे साथियों आपका एक प्रश्न बनता है, जीएसटी की साथियों 4 टैक्स स्लैब हैं, यानी कि 4 दरें जीएसटी की निर्धारित हैं, 5%, 12%, 18% और 25%। यानी कि जीएसटी को 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि जीएसटी को 4 टैक्स लगाए जाते हैं। जीएसटी से आपके 4 टैक्स लगाए जाते हैं, 5% का टैक्स, 12% का, 18% का और 25% का। ठीक है, तो ये दर भी आप याद कर लीजिए, 5, 12, 18, 25। आगे देखिए साथियों, जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को किया गया था और इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 33। ठीक है, 33। आगे देखिए, अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। जो जीएसटी के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, जब साथियों जीएसटी लागू किया गया था 2017 में, 1 जुलाई 2017 को, तब साथियों अरुण जेटली जो है केंद्रीय वित्त मंत्री थे। तो इस अनुसार जो जीएसटी के साथियों जो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हुए वे कौन हुए, आपके अरुण जेटली हुए। लेकिन वर्तमान समय में साथियों कौन है, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण साथियों केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, तो इस हिसाब से जीएसटी परिषद की अध्यक्ष कौन हो गई, निर्मला सीतारमण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीएसटी से बाहर की चीज़ों को पूछ लिया जाता है कि कौन सी चीज़ें जीएसटी से बाहर रखी गई हैं। तो जीएसटी से बाहर आपका साथियों जो शराब है, पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, इन चीज़ों को साथियों जीएसटी से बाहर रखा गया है। और ये समझ में नहीं आता कि क्यों बाहर रखा गया है। अगर साथियों सरकार इनको जीएसटी में शामिल कर दे तो ये सभी चीज़ें और सस्ती हो जाए, महंगाई दर घट जाए। चलिए देखते हैं साथियों जीएसटी के प्रकार। जीएसटी साथियों 4 प्रकार का होता है। पहला है आपका एसजीएसटी, यानी कि स्टेट जीएसटी, स्टेट जीएसटी। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला जीएसटी। अगला है सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल जीएसटी, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला जीएसटी। आईजीएसटी, यानी कि केंद्र सरकार, यानी कि 2 राज्यों के बीच लेन देन के लिए आईजीएसटी लगता है। और यूजीएसटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लगने वाला, केंद्र शासित प्रदेशों पर लगने वाला जो जीएसटी है वो यूजीएसटी के तहत आता है। चलिए साथियों, ये आपके रहे साथियों संपूर्ण जो आपकी अर्थव्यवस्था थी वो आपकी समाप्त हुई साथियों। उम्मीद है आपको साथियों वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर एक बार में ना समझ में आया हो तो आप एक बार साथियों और वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमिक्स की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होगी और यहीं से आपका 100% क्वेश्चन बनेगा। तो साथियों प्ले लिस्ट से जाकर अन्य वीडियो देखें और करंट अफेयर्स की भी मैराथन चला दी गई है। तो उम्मीद है आपके बहुत से क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं इस क्लास से। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।